हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिका गर्ग क्लासेस। आज हम एक न्यू चैप्टर, एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के ऊपर। बट उससे पहले आप लोगों के ही सजेशन पर आज मैं अपील पहले कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और वीडियो देखने के बाद आपको उसमें कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और दूसरा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लिक्विडेशन के बारे में। तो देखो, पहले हमारे माइंड में बात आती है कि लिक्विडेशन होता क्या है। बेसिकली जिसे हम दूसरे वर्ड्स में वाइंडिंग अप भी कहते हैं कि हम कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं। देखो, नॉर्मली तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं कंपनी। बट अगर देखा जाए, हमारी कंपनी है, हमें बंद करनी है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है। अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप को की तरह हम सोचें, हमारा बिजनेस है, हमें बंद करना है तो हम कर सकते हैं। बट देखो, सोल प्रोप्राइटर के शिप की तरह कंपनी नहीं होती। हमें पता है कि कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है, यानी उसकी खुद की आइडेंटिटी है। कंपनी अपने नाम पर परचेज कर सकती है, अपने नाम से सेल कर सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। यानी बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और जब इसका जो बर्थ है वो बाय लॉ हुआ है, यानी लॉ के थ्रू हमने इसको क्रिएट किया है, तो आप इसे ऐसे ही कैसे बंद कर सकते हो। और कंपनी में देखो कितने लोगों का पैसा लगा होता है। क्रेडिटर्स भी होंगे, आपके डिबेंचर्स होल्डर भी होंगे, शेयर होल्डर भी होंगे। ऐसे कैसे आप कर दोगे? सारे सबका आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। बिजनेस बंद कर रहे हो तो कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, किसको क्या मिलेगा, तभी आप बंद कर सकते हो। ऐसे तो नहीं होगा। तो जो लीगल प्रोसीजर है एक कंपनी को वाइंड अप करने का, उसी को लिक्विडेशन कहा जाता है। यानी लिक्विडेशन बेसिकली एक लीगल प्रोसीजर है ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, एक कंपनी को वाइंड अप करने का। इसमें किया क्या जाएगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जितना भी कंपनी के पास सामान होगा, सामान इन द सेंस उसके पास जितनी भी असेट्स होंगी, वो क्या की जाएगी, बेची जाएंगी, सेल की जाएंगी। और उससे जो भी पैसा मिलेगा, तो हमारे पास बहुत सारी पार्टीज़ हैं, क्रेडिटर्स भी हैं हमारे पास, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं, इक्विटी वाले भी हैं। तो अब किसको क्या देना है वो सारा डिसाइड किया जाएगा। और जो ये सारा काम करता है उसे कहते हैं लिक्विडेटर। यानी जो पर्सन लिक्विडेशन करने के लिए अपॉइंट किया जाता है उसे लिक्विडेटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा? लिक्विडेशन बेसिकली क्या है, एक कंपनी को बंद करने का जो लीगल प्रोसीजर है कि कंपनी लॉ से बनी है तो बिना लॉ को यूज़ किए हम बंद नहीं कर सकते। तो जो वो प्रोसेस होगी जिसके थ्रू उस कंपनी को बंद किया जाता है उसे ही लिक्विडेशन कहा जाता है। और जो वो लिक्विडेशन है उसको करने का सारा काम लिक्विडेटर करता है। वो क्या करता है, जितनी भी कंपनी के पास असेट्स हैं उनको बेचेगा और उनसे जो भी पैसा रियलाइज़ होगा उससे डिफरेंट पार्टीज़ की पेमेंट करेगा। वो पेमेंट कैसे होती है, हमें पता है कि पहले प्रेफरेंस वालों को मिलता है, इक्विटी वालों को बाद में मिलता है, प्रेफरेंस से पहले भी क्रेडिटर्स का नंबर आता है। तो वो सारी चीज़ों का एक प्रोसीजर है, उसको हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि लिक्विडेशन होता क्या है और कैसे कैसे लिक्विडेशन किया जा सकता है, यानी बेसिकली मेथड्स क्या होते हैं लिक्विडेशन के। तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा जिसका काम होगा सारा लिक्विडेशन का काम कर। तो देखो, मेन चीज़ है हमारे आज की मेथड्स कि लिक्विडेशन कैसे कैसे किया जा सकता है। बट उससे पहले एक बार थोड़ी सी नज़र रीज़न पे डाल लेते हैं कि किन रीज़न्स की वजह से क्या होती है, एक कंपनी वाइंड अप होती है, यानी उसे लिक्विडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आएगा कि एक कंपनी को वाइंड अप करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी। यानी नॉर्मल केस तो ये दिखता है कि कंपनी कंपटीशन फेस नहीं कर पा रही है, वो दूसरी कंपनियां मार्केट शेयर उसका ले चुकी हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में रहने का, ना वो अपनी डेट पे कर पा रही है, तो वो क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है। यानी बेसिकली इंसॉल्वेंट उसे बोला जाता है जो अपनी डेट्स को पे नहीं कर पा रही है। यानी एक कंपनी जिसको प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, जो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही है, डेट इज़ इंसॉल्वेंट। तो देखो, एक इंसॉल्वेंट कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है वाइंडिंग अप होगी ही। बट
एक प्रोस्पीरियस कंपनी भी कभी कभी वाइंड अप करनी पड़ती है। यानी हो सकता है मान लो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बैन हो गया, तो अब चाहे आप करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहे हो, बिलियंस में कमा रहे हो, मिलियंस में कमा रहे हो, कैसे भी कमा रहे हो, मिलियन बिलियन कैसे भी आपके प्रॉफिट क्यों ना रहे हो, बेसिकली मिलियन छोटा होता है बिलियन बड़ा, यानी बेसिकली जो भी आपके पर्टिकुलर प्रॉफिट आप कमा रहे हो चाहे कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर बैन लगा दिया कि वो प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लिक्विडेट करना ही पड़ेगा। यानी एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ एक इंसॉल्वेंट कंपनी लिक्विडेट होती है, एक प्रॉस्पीरियस कंपनी, एक अच्छी खासी कंपनी को भी बंद करना पड़ सकता है। अब हमारी बात पे आ जाते हैं मेथड्स। बाकी जो रीज़न है वो हम मेथड्स के दौरान डिस्कस करेंगे कि कब कब जो है कंपनी लिक्विडेट करनी पड़ती है। तो जो देखो, जो लिक्विडेशन के मेथड्स हैं वो आपके प्रेस्क्राइब हैं कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 270 में। यानी हमारा जो एक्ट का सेक्शन 270 है वो हमें किस बारे में बताता है कि कैसे कैसे आप कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हो। बेसिकली कंपनी को लिक्विडेट करने के दो मेथड होते हैं, एक बाय ट्रिब्यूनल और दूसरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप। कौन कौन से? एक तरीका होता है हमारे पास वॉलंटरी वाइंडिंग अप और दूसरा तरीका होता है हमारे पास वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, वन बाय वन समझेंगे दोनों को। पहले बात करते हैं वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। जो वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल है वो आपका मेंशन है सेक्शन 271। एक्ट सेम रहेगा, कंपनीज एक्ट 2013 की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट के कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 271 में वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल मेंशन है। और वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? जब क्या है, जो वाइंडिंग अप है वो कोर्ट के द्वारा, यानी जो ट्रिब्यूनल होती है, अगर वो क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। यानी जो कंपनी है वो कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से बंद हो रही है कि उन्होंने कह दिया है कि आपको वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, तो उसे बोला जाता है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल या वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अब देखो, कोर्ट क्यों कहेगी आपको बंद करने के लिए? उसके भी सेवरल रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या? फर्स्ट है व्हेन कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट। यानी अगर कंपनी क्या है, अपनी डेट्स नहीं दे पा रही, यानी बेसिकली कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, यानी वो अपने डिबेंचर्स होल्डर के टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, उनके पैसे रिटर्न नहीं कर पा रही है, क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रही है, यानी जो जो ऑब्लिगेशन एक कंपनी के हैं अगर वो क्या है, वो उन्हें पे करने में फेल हो रही है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, आपको बंद करना पड़ेगा अपनी कंपनी को। दूसरा, जब कंपनी खुद चाहे, व्हेन द कंपनी पास स्पेशल रिजोल्यूशन टू वाउंड अप बाय कोर्ट। यानी देखो, कई बार कंपनी खुद भी चाह सकती है कि उसको क्या किया जाए, कोर्ट के द्वारा वाइंड अप किया जाए। यानी वो ये नहीं वो चाह रही कि कोर्ट खुद का लिक्विडेटर अपॉइंट करे और वो उसे वाइंड अप करे, तो वो उस केस में कोर्ट में अपील कर सकती है कि उनके वाइंडिंग अप का ऑर्डर कोर्ट पास करे और वो क्या करे, उनका सारा वाइंडिंग अप काम संभाले। तो अगर कंपनी ने ऐसी कोई अपील की थी तो भी उनकी अपील के जवाब के तौर पर कंपनी क्या कर सकती है, कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है कि कंपनी का ऑर्डर जो वाइंडिंग अप है वो बाय ट्रिब्यूनल किया जाएगा। थर्डली, अगर जो कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को फ्रेडुलेंट मैनर में कर रही है, यानी कंपनी कोई भी ऐसा काम कर रही है जो कि अनलॉफुल है या फिर वो फ्रॉडफुल काम कर रही है, लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। और देखो, ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट कभी भी अलाउ नहीं करेगी आपको दूसरों के साथ फ्रॉड करने के लिए। तो आप कभी कोई भी अनलॉफुल काम कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, मान लो कोई भी ऐसी चीज़ है जो बैन है, आप बना रहे हो, तो कोर्ट आपको ऑर्डर देगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा। इसके बाद देखो, एक कंपनी के पास एक ऑब्लिगेशन होती है कि उसे क्या करना पड़ता है, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बैलेंस शीट है, जो भी उसकी एनुअल रिटर्न है, वो हर साल रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है। और अगर कोई कंपनी कॉन्जिक्यूटिव
फाइनेंशियल ईयर, यानी लगातार 5 सालों तक अपनी इन रिटर्न्स को, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने में फेल हो जाती है तो भी उसको कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि उसे वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। एंड लास्टली, व्हेन ट्रिब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा रीज़न जो कोर्ट को लगता है कि काफ़ी है कि इस वजह से कंपनी को बंद कर देना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा रीज़न, ये तो मेंशन है ही है कि कंपनी अपनी डेट नहीं दे पा रही है, वो खुद चाह रही है उसे ट्रिब्यूनल से वाइंडिंग अप किया जाए, वो अनलॉफुल बिजनेस चला रही है, या उसने 5 सालों से अपनी जो रिटर्न्स हैं या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइल नहीं की है। इसके अलावा जस्ट एंड इक्विटेबल जहाँ पर लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये चीज़, ये जो लिस्ट है वो एक्सक्लूसिव नहीं है कि इसके अलावा कुछ और इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके अलावा भी कोई भी ऐसा रीज़न जो कोर्ट को लगता है कि इसकी वजह से आपकी कंपनी बंद की जा सकती है तो वो ऑर्डर दे सकती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप। आई होप वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल आपको क्लियर हुआ होगा कि कोर्ट आपकी कंपनी को बंद करवा रही है, और जब कोर्ट आपकी कंपनी को बंद करवाएगी तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो लिक्विडेटर है उसको भी आपकी कोर्ट ही अपॉइंट करेगी, यानी ट्रिब्यूनल ही आपका लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है? अपने खुद के बिहाफ पे, यानी कोई आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, आप खुद क्या चाह रहे हो, अपना वाइंडिंग अप चाह रहे हो। तो देखो वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी 2 तरीके का होता है। एक मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप एंड दूसरा क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। पहले बात करते हैं मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप की। तो देखो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब है कि मेंबर्स, यानी मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर्स। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो चाह रहे हैं कि कंपनी वाइंड अप हो जाए। तो देखो शेयर होल्डर अगर चाहते हैं कि उनकी कंपनी बंद हो तो उस केस में कंपनी का सोलवेंट होना ज़रूरी है। यानी देखो हर साल कंपनी को क्या करना होता है, एनुअली अपनी सोल्वेंसी की डिटेल्स, यानी जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर साल क्या करेंगे, अपनी सोल्वेंसी की जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे। यानी बेसिकली उन्हें इस बात, सोल्वेंसी की रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि कंपनी को ये डिक्लेयर करना होता है कि वो सोल्वेंट है, यानी वो कैपेबल है कि वो क्या कर सकती है, अपनी सारी डेट्स को ईजिली पे कर पाएगी, यानी वो इनसोल्वेंट नहीं है। इस चीज़ की रिपोर्ट बेसिकली ये होती है। अगर क्या है, कंपनी मेंबर्स के द्वारा वाइंडिंग अप होना चाहती है, यानी उसके शेयर होल्डर्स, उसके ओनर्स चाहते हैं कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए, तो उस केस में कंपनी का सोल्वेंट होना ज़रूरी है। जब कंपनी क्या करेगी, अपनी सोल्वेंसी की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाएगी, उसके 5 वीक के अंदर अंदर, यानी देखो उसके बाद नहीं, सिर्फ जो भी हम कंडीशन बात कर रहे हैं कि उसके 5 वीक के अंदर अंदर जो कंपनी है उसको शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी होगी, और जो शेयर होल्डर है उस पर्टिकुलर मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे कि वो कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना चाह रहे हैं। मान लो कि जब वो एनुअली सोल्वेंसी की स्टेटमेंट फाइल कर रही है, उसके 5 वीक बाद आपको अगर वाइंडिंग अप करना है तो आपको पहले रजिस्ट्रार के पास अपनी उस टाइम, यानी जब भी आप करना चाहते हो वॉलंटरी वाइंडिंग अप, उस टाइम भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी सोल्वेंसी की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ेगी। और जिस टाइम आप वो पर्टिकुलर रिपोर्ट जमा करवाओगे उसके 5 वीक के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अपनी मीटिंग में कि वो क्या चाह रहे हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप चाह रहे हैं। जैसे ही मेंबर्स क्या करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक उसी टाइम कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। यानी सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक आपको सोल्वेंसी की स्टेटमेंट डायरेक्टर्स को क्या करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ेगी, और शेयर होल्डर को अपनी मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उस सोल्वेंसी रिपोर्ट सबमिट करवाने के 5 वीक के अंदर अंदर। उसके बाद क्या हो गया, लिक्विडेशन की परमिशन मिल गई। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसी मीटिंग में, यानी जिस मीटिंग में शेयर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है आपके शेयर होल्डर ने, उसी में वो क्या करेंगे, एक लिक्विडेटर को
अपॉइंट करेंगे, जिसका काम क्या होगा, सारी चीज़ों को, सारे जो भी वाइंडिंग अप का काम है, सारी चीज़ों को बेचना, सब चीज़ों को जिनको भी पेमेंट करनी है उनको पे करना। बेसिकली जो ये मीटिंग में लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, उसी मीटिंग में क्या किया जाएगा, उसकी सारी कंडीशंस भी कि वो क्या क्या काम करेगा और उसकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, यानी उसको बदले में क्या दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिक्स कर ली जाएंगी। उसके बाद जो ये लिक्विडेटर है वो क्या कर देगा, अपना सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा, जो लिक्विडेटर आपका प्रोसीजर स्टार्ट करेगा उसमें उसे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर क्या है, उसका जो लिक्विडेशन का काम है वो 1 साल से ज़्यादा चलता है, यानी 1 ईयर से ज़्यादा अगर उसका काम चल रहा है, तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, हर साल एक मीटिंग और बुलानी पड़ेगी। देखो नॉर्मल सी बात है, लिक्विडेटर किसके भी हाफ पर काम कर रहा है, शेयर होल्डर के, तो जो वो काम कर रहा है वो शेयर होल्डर को पता होना चाहिए। इसीलिए अगर उसका लिक्विडेशन 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा तो उस केस में तो वो क्या करेगा, अपना सारा काम करता रहेगा, और जब उसका काम पूरा हो जाएगा उस टाइम जाकर शेयर होल्डर्स के सामने अपनी रिपोर्ट रख देगा कि मैंने ये बेचा है और इनको इतनी पेमेंट की है। लेकिन अगर उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा लग रहा है उसे सारा काम करने में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, हर साल, यानी जब तक उसका वो पर्टिकुलर प्रोसीजर पूरा नहीं हो जाता, उसे क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, जिसमें वो क्या रखेगा, जितना काम वो कर चुका है, यानी वो सारी बताएगा कि मैंने इतनी इतनी असेट्स बेच दी हैं और जो ये असेट रियलाइज़ की गई हैं इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है, यानी किस किस को पेमेंट मिल गई है, कौन रहता है, कौन सी असेट कितने में बेची गई है। और उसके बाद जब जिस साल में उसका काम कंप्लीट होगा, तो जैसे ही उसका काम कंप्लीट होगा उस टाइम फिर एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें वो अपनी फुल अकाउंट यानी पूरा ब्यौरा दिखाएगा कि उसने क्या क्या काम किया है, और जो वो पर्टिकुलर अकाउंट दिखाता है उसे बोला जाता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बोला मैंने, उसे बोलेंगे हम लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें वो क्या बताएगा, एक तरफ बताएगा कि उसने क्या क्या बेचा और दूसरी तरफ बताएगा कि उसने क्या क्या पे किया। उसके बाद जो लिक्विडेटर ने ये फाइनल स्टेटमेंट दिखाई है उसके ये शेयर होल्डर को दिखाने के 1 वीक के अंदर अंदर ये जो स्टेटमेंट है रजिस्ट्रार को भेज दी जाएगी, यानी इस ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास जाएगी कि हमारा लिक्विडेशन का काम कंप्लीट हो गया है। और जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास जाएगी, वो इस चीज़ को रजिस्टर करेगा कि कंपनी ने लिक्विडेशन का काम ख़त्म कर लिया है, और उसके ये रजिस्टर करने के 3 महीने बाद ये मान लिया जाएगा कि कंपनी पूरी तरीके से वाइंडिंग अप हो चुकी है। एंड रिकॉर्डिंग वो आज कर देगा, बट ये नहीं है कि उसका रिकॉर्ड होते ही मान लिया जाएगा कि कंपनी का सारा काम पूरा हो चुका है, कंपनी बंद हो गई है। बेसिकली उसके 3 महीने बाद ये मान लिया जाएगा कि कंपनी अब एक लीगल एंटिटी नहीं रही है, अब उसका कोई भी एग्जिस्टेंस उस नाम की नहीं है। ये था आपका मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्या बोला हमने मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में, एक रिपोर्ट सोल्वेंसी की जाएगी डायरेक्टर्स की तरफ से रजिस्ट्रार के पास, उसके 5 वीक के अंदर अंदर शेयर होल्डर एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा कि वो क्या करेंगे, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप करेंगे। उनके इस रिजोल्यूशन पास करने के बाद उसी मीटिंग में एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। अगर वो लिक्विडेटर अपना काम सारा 1 साल से कम में कंप्लीट कर लेता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, जब उसकी पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी तो डायरेक्ट फाइनल लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सारे शेयर होल्डर को दिखा देगा, यानी एक मीटिंग बुलाएगा और उसमें उनके सामने ये प्रेजेंट कर देगा। लेकिन अगर उसे 1 साल से ज़्यादा लगने वाला है तो वो हर साल यानी हर 1 साल बाद एक मीटिंग बुलाएगा, जिसमें अभी तक उसने क्या क्या किया है लिक्विडेशन के रिगार्डिंग वो सारी डिटेल्स वो शो करेगा। उसके बाद जब पूरा लिक्विडेशन खत्म हो जाएगा तब भी वो एक मीटिंग बुलाई जाएगी शेयर होल्डर की, जिसमें वो अपनी स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेगा। उसके इस प्रेजेंटेशन के 1 वीक के अंदर अंदर ये जो स्टेटमेंट है इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को दी जाएगी और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा, और उस रजिस्ट्रार के रजिस्टर करने के 3 महीने बाद कंपनी वाइंडिंग अप मान ली जाएगी कि कंपनी बंद हो चुकी है। इसके बाद दूसरा है हमारा क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी यहाँ पर वाइंडिंग अप वॉलंटरी हो रहा है बट क्रेडिटर्स के बिहाफ पर। देखो इसका मतलब समझते हैं।
बेसिकली आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमने मेंबर्स का वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया था वहाँ पर हमने कहा था कि डायरेक्टर्स को एक सोल्वेंसी की स्टेटमेंट जमा करवानी होती है रजिस्ट्रार के पास, जिसका मतलब क्या होता है कि कंपनी सोल्वेंट है। तो देखो, अगर क्या है, कंपनी किसी साल अपनी सोल्वेंसी की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा नहीं करवा पाती, यानी वो रजिस्ट्रार को नहीं कह रही है कि वो सोल्वेंट है, तो मान लिया जाएगा कि कंपनी क्या है, इनसॉल्वेंट हो गई है, यानी कंपनी अब अपनी डेट्स को पे नहीं कर पाएगी। तो उस केस में जो कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उसे कहा जाएगा क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यानी जब एक कंपनी अपनी सोल्वेंसी की स्टेटमेंट नहीं मेड कर पा रही है रजिस्ट्रार के पास, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है कि कंपनी इनसॉल्वेंट है और अब उसका वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा, और उस वाइंडिंग अप को क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। इस केस में क्या होगा, हमने कहा था शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाती है जब मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, तो यहाँ पर भी एक शेयर होल्डर की मीटिंग तो बुलाई जाएगी, लेकिन जिस दिन मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी यानी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई जाएगी, उससे नेक्स्ट डे ही एक और मीटिंग बुलाई जाएगी, किसकी, क्रेडिटर्स की। इस मीटिंग में सारे क्रेडिटर्स आएंगे प्लस एक डायरेक्टर भी बैठेगा कंपनी का, सारे नहीं, एक डायरेक्टर भी इस मीटिंग में रहेगा, और वो क्या करेगा, कंपनी की पूरी स्टेटमेंट की कंपनी के पास कितनी कितनी असेट्स हैं और कितनी कितनी लायबिलिटी हैं उन सारे क्रेडिटर्स के सामने रखेगा। वो भी देखेंगे कि कंपनी की असेट्स कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, कि कंपनी के पास सही में इंसॉल्वेंट हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद क्या कर लिया जाएगा, यहाँ पर एक रिजोल्यूशन पास कर लिया जाएगा कि हाँ, कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है और हम कंपनी को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इस रिजोल्यूशन पास होने के 10 दिन के अंदर अंदर क्या करना होगा, इस रिजोल्यूशन की एक कॉपी किसको भेजनी पड़ेगी, हमें अपने रजिस्ट्रार को। और जैसे ही हम ये रजिस्ट्रार को रिजोल्यूशन की कॉपी भेजेंगे, हमारा वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगा। वाइंडिंग अप का प्रोसीजर वही होगा जैसे ऊपर था, यानी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, वो लिक्विडेटर सारी असेट्स बेचेगा, उनकी जिनकी पेमेंट करनी है पेमेंट करेगा, 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा तो बीच में रिपोर्ट भी देगा, अदरवाइज क्लोजिंग पे रिपोर्ट देगा। बाकी चीज़ें नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या चीज़ बदलेगी कि अपॉइंट कौन करता है। तो देखो, क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जो अपॉइंटमेंट है लिक्विडेटर की, वो मेंबर भी कर सकते हैं और क्रेडिटर्स भी नॉर्मली मिलके करते हैं वो, लेकिन इन केस अगर क्या है, मेंबर अलग लिक्विडेटर को अपॉइंट करना चाहते हैं, यानी अलग पर्सन को लिक्विडेटर बनाना चाहते हैं, और क्रेडिटर अलग पर्सन को लिक्विडेटर बनाना चाहते हैं, यानी वो दोनों एक मत पे नहीं हैं, एक चीज़ पे एग्री नहीं हो रहे, तो उस केस में जिसको क्रेडिटर ने अपॉइंट किया है वो लिक्विडेटर माना जाएगा। यानी बेसिकली यहाँ पर क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है तो क्रेडिटर्स की मानी जाएगी, जिस पर्सन को वो चाह रहे हैं लिक्विडेटर अपॉइंट करना, वही सारा काम लिक्विडेशन का करेगा। तो वाइंडिंग अप एक लीगल प्रोसीजर है कंपनी को वाउंड अप करने का, और जो ये वाइंडिंग अप है ये ट्रिब्यूनल भी कर सकती है, यानी कोर्ट भी कर सकती है, और वॉलंटरी भी हो सकता है। वॉलंटरी में ये मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी हो सकता है और क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी हो सकता है। ये हमारी बात थी थोड़ी सी कि लिक्विडेशन होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम इतनी देर से बोल रहे हैं ना, ये लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये क्या होती है, यानी इसको पूरा डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा जाता है, और इसके डिस्कशन के दौरान हमारी क्या क्या बातें होंगी। हम बात करेंगे कि कैसे कैसे कंपनी के असेट बेची जाएंगी और किस ऑर्डर में पेमेंट होगी। यानी देखो, हमें पता है कि क्रेडिटर को पहले मिलनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसके बाद मिलनी चाहिए, इसके अलावा लिक्विडेशन के खर्चे भी होंगे, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन भी होगी, यानी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पे करने के लिए। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास असेट्स को बेच के इतना पैसा आए कि सबको दे सको। अगर आप सबको दे सकते हो फिर तो चाहे आप किसी को ऊपर नीचे दे देते, लेकिन वाइंडिंग अप कर रहे हैं, गारंटी नहीं है कि कितनों को पेमेंट मिलेगी कितनों को नहीं। तो इसीलिए ये सारा काम हमको पूरे ऑर्डर में करना पड़ेगा कि किसको पहले राइट है पेमेंट का, किसको बाद में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, और किसको पहले पेमेंट दी जाती है और किसको बाद में दी जाती है, यानी बेसिकली ऑर्डर ऑफ पेमेंट एंड लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।